गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डायमेंशनल फॉर्मूला का जो तीसरा प्रयोग है कि एक भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरा पद्धति में बदलना, आज मैं उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप सभी इसे समझेंगे कि आखिर ये मान बदला कैसे जाता है। इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए हम सभी यह जानते हैं कि आखिर मान कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी होनी चाहिए। आइए उसको सीखते हैं। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेते हैं, माप लेते हैं, तो उसकी माप जो है वह प्रत्येक सिस्टम में बराबर ही आता है। चाहे आप 2 सिस्टम, 3 सिस्टम्स, 4 सिस्टम्स, कितने भी सिस्टम्स में मेजरमेंट लो, प्रत्येक सिस्टम्स में उसकी मेजरमेंट बिल्कुल बराबर आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिस्टम के बदलने से एक भौतिक राशि का जो मेजरमेंट है वह नहीं बदलता है, लेकिन जब सिस्टम बदलता है तो जो यूनिट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह बदल जाता है। अब उदाहरण के लिए देखो, एक छात्र को मैं यह कहता हूं कि इस बोर्ड की लंबाई को मेजर करो, और वह छात्र इस बोर्ड की लंबाई को SI सिस्टम में मेजर करता और बताता है कि इसकी जो लेंथ है L, यह 2.5 मीटर। फिर मैं दूसरा छात्र को कहता हूं कि तुम भी मेजर करो, और वह इसे सेंटीमीटर में मेजर करता है, यानी CGS सिस्टम मेजर करता है, और उस छात्र का जो माप आता है वो 250 cm सेंटीमीटर आता है। अब आप देखिए, यहाँ पर 2 सिस्टम्स में लेंथ की माप लिया गया है, मेजरमेंट लिया गया। पहला है SI सिस्टम, जिसमें यूनिट होता है लेंथ की मीटर, और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आंकिक मान है, वो 2.5। दूसरा है CGS सिस्टम, जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और इस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है वो 250 cm। आप सभी जानते हो कि 2.5 मीटर और 250 cm दोनों तो बराबर ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई की माप है, जो लेंथ की जो मेजरमेंट है, यह दोनों ही सिस्टम में बिल्कुल बराबर है। तो फिर ये बिंदु हम सभी बिल्कुल आज के बाद याद रखेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वह प्रत्येक सिस्टम में बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन यूनिट के बदलने से, सिस्टम के बदलने से जो कोरस्पॉन्डिंग अर्थात संगत न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह बदल जाता है। अब आप देख सकते हो कि मीटर के साथ जो संगत न्यूमेरिकल वैल्यू वो 2.5 है, जबकि सेंटीमीटर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 250 है। और फिर अब हमें जो अगली बात समझ में आ रही है वो ये कि ये मीटर जो है, मीटर का साइज सेंटीमीटर के साइज से बड़ा है। तो जब यूनिट का साइज बड़ा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है, और जब यूनिट का साइज छोटा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। अर्थात जो न्यूमेरिकल वैल्यू का मान है वह यूनिट की साइज का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यूनिट का साइज बड़ा होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है, और यूनिट का साइज छोटा होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। अब यदि हम सभी पहला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को N1, यूनिट की साइज को U1 लिखें, दूसरा सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 और यूनिट के साइज को अगर हम लोग U2 लिखते हैं, तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि N1 U1 बराबर N2 U2 होगा। और फिर इसके आधार पर हम सभी अब यह कह सकते हैं कि N into U इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात यूनिट का साइज और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट है, उसका जो गुणनफल है वह कांस्टेंट रहता है। और फिर इसके आधार पर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट के साइज का, यानी n प्रोपोर्शनल 1/u। u जो है वो यूनिट का साइज है, u क्या है, यूनिट का साइज है। अब हम सभी परिवर्तित करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के मान को परिवर्तित करने के लिए दो सिस्टम्स के बीच में अब हम सभी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए हम सभी तुलना करते हैं। मान लेते हैं कि जो दो सिस्टम्स हैं उसमें पहला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यूनिट का साइज u1, दूसरा सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट का साइज u2 है। तो फिर इस रिलेशन का आधार पर हम सभी यह कह सकते हैं कि ये जो n2 है यह इक्वल हो जाएगा n1 u1 बाय u2। n2 इक्वल हो जाएगा n1 इंटू u1 बाय u2। अगर इसे रिलेशन 1 हम सभी मान लें, और अब हम यह मान लें कि एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी हम लोग यहां मान रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर x, l पावर y, t पावर z है। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला m पावर x, l पावर y, t पावर z है, तब आप ये कह सकते हो कि जो पहला सिस्टम का यूनिट है u1, दूसरा सिस्टम का यूनिट है u2। अगर हम u1 बाय u2 करेंगे तो पहला सिस्टम में मास 1 तो दूसरा सिस्टम में मास 2। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मास पर पावर x माना है तो इस पर पावर x हो जाएगा। अब पहला सिस्टम के लिए लेंथ L1, दूसरा सिस्टम के लिए लेंथ L2 और इस पर पावर y, और पहला सिस्टम के लिए टाइम t1, दूसरा सिस्टम के लिए टाइम t2, इस पर पावर z हो जाएगा। अब मेरे पास u1 और u2 का वैल्यू है, दो सिस्टम में कंपेयर करके अगर हम इस रिलेशन 1 में हम सभी u1 बाय u2 का मान रख देते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन 1 से संबंध 1 से, इन रिलेशन 1 से। अब रिलेशन 1 का प्रयोग अगर आप करते हो तो आप कह सकते हो कि n2 इक्वल n1, ये देखें n1, u1 बाय u2 के बदले उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो यह हो जाएगा आपका m1 बाय m2 पावर x, l1 बाय l2 पावर y, और फिर t1 बाय t2 पावर z। तो ये रहा आपका अभिष्ट फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला रहा, जिस फार्मूला का प्रयोग करके आप एक फिजिकल क्वांटिटी के मान को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में बिल्कुल आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। और अब मैं आपको इस पर आंकिक प्रश्न बनवाना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल बनवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएं कि हम यह किस प्रकार करेंगे। एक क्वेश्चन देखें, कार्य की एसआई मात्रक को जूल एवं इसकी सीजीएस मात्रक को अर्ग कहा जाता है। 1 जूल में अर्ग्स की संख्या ज्ञात करें। SI unit of work is joule and its CGS unit is erg. How many ergs are equal to 1 joule? इसकी सॉल्यूशन हमें करना है और सीखना है कि आखिर सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, इस पर ध्यान देंगे हम सभी। सबसे पहले हम सभी यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड सवाल है। तो वह फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, वह फिजिकल क्वांटिटी है कार्य। तो आप देख सकते हैं कार्य जिसे अंग्रेजी में वर्क कहते हैं तो वह फिजिकल क्वांटिटी है वर्क।
तो वर्क की हम सभी डायमेंशनल फार्मूला को लिख लेंगे। तो वर्क की जो डायमेंशनल फार्मूला है वह m l पावर 2 t पावर -2 होता है। अब हम सभी यह देखेंगे कि वर्क का कौन सा यूनिट दिया हुआ है और वह किस सिस्टम का यूनिट। तो हमें जो दिया हुआ है वो ये करे कि वर्क की जो ऐसा यूनिट है वह जूल है और वर्क की जो सीरियस यूनिट वह अर्ग है, और ये कह रहा है कि एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो जूल को अर्ग में इसका मतलब बदलना है, यानी जूल को अर्ग में आपको परिवर्तित करना है। तो जो पहला सिस्टम है जिसे बदलना है वह है जूल और वह है एसआई। इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो यूनिट है U1 यह हो गया आपका जूल, और यह कौन से सिस्टम है, तो यह है एसआई सिस्टम है यह। अब हम यह देखेंगे कि एसआई सिस्टम में जो मास होता है वह क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो अगर आप याद करें तो आपको ये बिल्कुल याद आ जाएगा कि एसआई सिस्टम में जो मास होता है, यानी यहाँ इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि m1 जो है वह है 1 किलोग्राम, क्योंकि एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में मापा जाता है। फिर यदि इस सिस्टम हम लोग लेंथ को देखें L1, तो लेंथ को एसआई सिस्टम में मीटर में यानी 1 मीटर हो जाएगा। और फिर हम लोग टाइम को देखें तो टाइम जो होता है वह सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड। तो एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में मेजर किए जाते हैं। तो उसकी यूनिट को हमने लिख दिया। अब हमें यह देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है। तो ये जिसमें कन्वर्ट करना वो है अर्ग, और अगर अर्ग में बदलना है तो आप ये देखिए कौन सा सिस्टम, तो ये है सीजीएस सिस्टम। अर्ग जो है यह सीजीएस सिस्टम। अब हम यह देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है ग्राम। लेंथ का यूनिट तो ये होता है सेंटीमीटर। टाइम का यूनिट तो आप जानते हैं ये सेकेंड ही होता है, यानी 1 सेकेंड हो गया। अब हमें ये देखना है कितने जूल को बदलना है, तो 1 जूल को बदलना है, 1 जूल को बदलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है वह 1। और अब हम सभी आ जाएं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि N2 इक्वल होता है N1 M1 बाय M2 पावर। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फार्मूला में मास पर पावर 1 है, तो यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। फिर L1 बाय L2, यहाँ पर देखें लेंथ पर पावर 2 है तो ये हो गया 2, और फिर T1 बाय T2 इस पर पावर -2 हो जाएगा। अब आइए सबकी वैल्यू आप रख दीजिए। N1 के प्लेस पर 1 आप रखोगे, M1 के प्लेस पर आप रखोगे 1 किलोग्राम, तो ये हो गया 1 किलोग्राम। M2 के प्लेस पर यहाँ M2 होगा, तो M2 के प्लेस पर 1 ग्राम, ये 1 ग्राम हो गया। L1 के प्लेस पर 1 मीटर, L2 के प्लेस पर 1 सेंटीमीटर, और पावर जो है लेंथ पर यहाँ पावर 2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर T1 के प्लेस पर 1 सेकेंड और T2 के प्लेस पर भी 1 ही सेकेंड और पावर -2। अगले स्टेप में आप आगे बढ़ो। आपने प्रीफिक्स को पढ़ा है कि किलो का वैल्यू कितना होता है, सेंटी का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर हम सभी किलो का वैल्यू रख दें। अगर किलो का वैल्यू देखें तो आपने पढ़ा किलो का वैल्यू 10 पावर 3 होता है, तो ये 10 पावर 3 ग्राम हो गया और नीचे 1 ग्राम रख गया। अब ये 1 मीटर सही है, और नीचे आप देखिए सेंटीमीटर है। सेंटी का जो वैल्यू होता है वो 10 पावर -2 होता है, 10 पावर -2, और ये मीटर के बदले मीटर, और यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 आप रखोगे। और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाता है, और 1 पर पावर आप कुछ भी रखोगे तो वह उतना ही होता है, 1 ही होगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
अब आप देखें ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10 पावर 3, 10 पावर 3 बच जाता है। और यहाँ आप देखें मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है तो ये बच जाता है आपका नीचे में, यहाँ 10 पावर -2 नीचे में है, ऊपर ले जाएगा तो माइनस जो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 2 और फिर पावर 2। फाइनली अब आप देखिए ये हो गया 10 पावर 3 और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर ये 4 हो गया क्योंकि 2 × 2 तो 4 हो जाएगा और फाइनली ये आपका आ रहा है 10 पावर 7, 10 पावर 7। तो n2 का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो n2 जो है वह 10 पावर 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम लोग आराम से कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 जूल इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। मैं इस प्रोसेस को दोहराता हूं, आप एक बार फिर से आप चेक कर लें। सबसे पहले हम सब ये देखें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर रिलेटेड है, तो वह है वर्क। वर्क की डायमेंशन फार्मूला आप लिख लो और जो पहला सिस्टम है जिसमें वैल्यू दिया वह है जूल, तो U1 हो गया जूल। यह SI सिस्टम है तो SI में मास M1 हो गया 1 किलोग्राम, L1 हो गया 1 मीटर, T1 हो गया 1 सेकेंड। फिर U2 जिसमें कन्वर्ट करना वो अर्ग है या CGS सिस्टम है, तो CGS में मास होता है ग्राम में, तो M2 हो गया 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड और N1 जो है 1 जूल को बदलना है इसलिए N1 जो है 1 हो गया। और फिर यहाँ पर जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 X, तो X के बदले 1, L1 बाई L2 Y, तो Y का काम 2 कर रहा है, T1 बाई T2 Z, तो Z के बदले -2। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और प्रीफिक्स का मान रखें और सॉल्व करें तो बड़ी आराम से आपको वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाता है। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान CGS सिस्टम में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान SI सिस्टम में ज्ञात करें। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम is 6.67 into 10 power -8 9 centimeter square per gram square to find its value in SI system। इस क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो शुरुआत आप यहीं से करेंगे, ये रहा। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला का आप सभी लिखोगे तो यह कैपिटल M पावर -1 L पावर 3 T पावर -2 होता है। अब हमें यह देखना है कि जो वैल्यू है वह किस सिस्टम में दिया हुआ है। तो इस बार इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है वह CGS सिस्टम में आपको दिया हुआ है। तो जो पहला सिस्टम है U1 यह तो CGS हो गया यहाँ पर, और ये जो CGS सिस्टम है इसका मतलब है जो मास 1 जो है यह 1 ग्राम होगा क्योंकि CGS सिस्टम मास ग्राम में होता है। लेंथ 1 जो है यह 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर मापा जाता है। और टाइम 1 जो है यह तो सेकंड में होगा क्योंकि CGS सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अब जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है वो है SI में कन्वर्ट करना है। तो SI सिस्टम में मास जो होता है वह होता है किलोग्राम। SI सिस्टम में जो लेंथ होता है वो होता है मीटर, और SI सिस्टम में जो टाइम होता है वह होता है सेकंड। अब हम देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ पहला सिस्टम में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख पा रहे हो, यानी N1 जो है ये 6.67 इंटू 10 पावर -8। यहाँ केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, आपको यूनिट नहीं लिखना क्योंकि यह केवल न्यूमेरिकल वैल्यू।
अब हम कहेंगे कि एज n2 इक्वल n1 m1 बाय m2 पावर, यहां पर आप पावर देखें -1, L1 बाय L2 पावर 3, और फिर T1 बाय T2, तो यहाँ पर पावर -2 होगा। आप देख सकते हो टाइम पर पावर -2 है। अब सभी की वैल्यू आप रख लो। n1 के बदले 6.67 10 पावर -8, m1 1 ग्राम, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम डिवाइड m2 1 किलोग्राम, पावर -1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, पावर 3, T1 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड, पावर -2। अगले स्टेप में आप आ जाओ 6.67 10 टू पावर -8, बिल्कुल सही। अब आप क्या करते हो, ये जो किलो है इसकी वैल्यू का आप परिवर्तित करो, तो ये लिखाएगा 1 ग्राम बाय 10 टू पावर 3 ग्राम, क्योंकि किलो का वैल्यू 10 पावर 3 होता है, और यहाँ पर पावर -1। सेंटी का वैल्यू 10 पावर -2 होता है, तो 10 पावर -2 मीटर डिवाइड 1 मीटर, और इस पर पावर 3, और ये तो 1 हो गया, क्योंकि 1 पर आप कुछ भी डालोगे पावर तो 1 ही होता है। अगले स्टेप में आप आ जाओ। अब ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखें 10 पावर 3 है, ऊपर ले चलोगे 10 पावर -3 हो जाएगा, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3 हो जाएगा। तो यह अगले स्टेप में लिखाएगा 6.67 10 टू पावर -8, और आप अगले स्टेप में आ जाते हो। आप यहाँ देखिए नीचे 10 पावर 3 है, अगर आप ऊपर ले चलोगे तो ये 10 पावर -3 हो जाएगा, और पावर में -1 है यहाँ पर, और फिर यहाँ देखिए मीटर मीटर कैंसिल होगा, और -2 और 3, तो ये 10 पावर -6 हो जाता है। अब आप देखें 6.67 10 टू पावर -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6 आप सॉल्व कर लेते हो, ये 6.67 इंटू 10 पावर -11 हो जाएगा। यानी अब आप आराम से कह सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, यानी अतः SI सिस्टम में, SI सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से दिखाया जाता है, इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11। अब हमें यूनिट लिखना है, तो यूनिट को हम यहाँ जो यूनिट जिस फॉर्म में दिया हुआ उसी को कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, तो एसआई सिस्टम में न्यूटन हो जाता है, सीजीएस में सेंटीमीटर तो एसआई में मीटर हो जाता है, तो मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में ग्राम है तो एसआई में किलोग्राम हो जाता है, तो किलोग्राम स्क्वायर। यानी आप कह सकते हो कि एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। एक और क्वेश्चन देखें आप, गुरुत्वीय त्वरण का मान सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान उस सिस्टम में ज्ञात करें जिसमें लंबाई को मीटर में तथा समय को मिनट में मापा जाता है। तो यहां पर जो है फिजिकल क्वांटिटी वह है गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप यहां कह सकते हो गुरुत्वीय त्वरण हमने पढ़ा है कि जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है,
उसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है LT पावर -2 होता है, LT पावर -2 होता है। अब आप देखें यहाँ पर लेंथ और टाइम ही है, या मास है नहीं। अगर आप मास में लाना चाहते हो तो यहाँ आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि m पावर 0 LT पावर -2, तो कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें कि जो सिस्टम जिसमें कि इस क्वांटिटी का मान आपको दिया हुआ है वह है CGS सिस्टम। तो जो पहला यूनिट है वह आपको CGS सिस्टम का यूनिट है, और CGS सिस्टम में मास को अगर आप देखें तो उस पर पावर 0 है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेंथ से आगे बढ़ते हैं तो L1 जो होगा यह 1 सेंटीमीटर, टाइम T1 यह 1 सेकेंड। और अब कह रहा कि उस सिस्टम में ज्ञात करें जिसमें लंबाई को मीटर में तथा समय को मिनट में मापा जाता है। तो अगर आप याद करो तो आपको पता चलेगा कि मिनट जो है वह किसी भी सिस्टम में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको एक नया सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि U2 जो होगा यह एक न्यू सिस्टम हो जाएगा, एक नया सिस्टम हो गया। और जब भी नया सिस्टम होगा तो हम सभी मान क्वेश्चन से चुन करके रखेंगे। अब L2 को देखें तो लंबाई को जो कह रहा है कि लंबाई को मीटर में, तो इसका मतलब L2 1 मीटर होगा। और T2 जो है तो कह रहा है कि टाइम को यानी समय को मिनट में, तो T2 जो हो जाएगा यह हो जाएगा मिनट। अब आप देखें N1 जो है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ वह 980 आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू पहला सिस्टम। अब हम सभी आ जाए यहाँ पर तो N2 इक्वल हम सभी पढ़ रहे हैं कि N1, यहाँ पर हम सभी मास को खत्म कर देते हैं। N1 बाय L2 पावर आप देख रहे हैं 1, और T1 बाय T2 इस पर पावर -2 वैल्यू आप रखें। N1 के बदले 980, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर मिनट आ गया है और इस पर पावर -2 है। ये आगे अगर हम लोग बढ़ें तो 980 और अब सेंटी का वैल्यू अगर आप हटाओगे तो 10 पावर -2 मीटर होता है, और नीचे रह गया 1 मीटर, पावर 1 ही है। अब यहाँ देखें ये रहा 1 सेकेंड, और मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, तो आप यहाँ पर 60 सेकेंड आप रखोगे और यहाँ पर पावर -2 है। आगे बढ़े 980, मीटर्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 10 पावर -2 आ जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पावर -2 है और सेकेंड से कट रहा है, और 60 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 60 पर पावर -1 होगा, और -1 इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 60 इंटू 60। अब यदि इसे हम सभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए 10 पावर -2, तो जैसे कि ये 0 और 0 गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखाएगा 980 इंटू 36। और अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 35280 इसका वैल्यू आता है। यानी अब हम सभी कह सकते हैं कि देयरफॉर, यानी अतः ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसे अगर न्यू सिस्टम में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं इन न्यू सिस्टम, देयरफॉर इन न्यू सिस्टम या इन गिवन सिस्टम, दिए गए सिस्टम में, गिवन सिस्टम मतलब दिए गए सिस्टम में, दिए गए पद्धति में
तो जो दिया गया पद्धति उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 35280। अब यूनिट हमें लिखना है, तो जो सेंटीमीटर है उसके प्लेस पर मीटर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा मीटर, और सेकेंड के प्लेस पर मिनट, तो मिनट पावर -2, यानी हम लोग कह सकते हैं 35,280 मीटर पर मिनट स्क्वायर। एक और क्वेश्चन हम सभी देखते हैं, यदि द्रव्यमान एवं लंबाई की मात्रक का आकार 2 गुना एवं समय की मात्रक का आकार आधा कर दिया जाए, तब ए में पूछ रहा है कि बल की मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बी में कह रहा है कि बल का आंकिक मान पर क्या प्रभाव होगा। हम लोग कह सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ इच बिकम डबल एंड द साइज ऑफ यूनिट ऑफ टाइम becomes half, then A में how unit of force will change, और B में how numerical value of force will change, यानी फोर्स की यूनिट पर और फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आप यही काम करें। यहाँ आइए, सबसे पहले हम लोग यह देखें कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि द्रव्यमान एवं लंबाई की मात्रक का आकार 2 गुना, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से, यानी क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो मास है बाद में जो मास होगा वह प्रारंभिक मास का 2 गुना होगा, यानी m2 = T1। फिर अब कह रहा कि लंबाई भी 2 गुना, तो L2 = 2L1, और कह रहा कि समय की मात्रक का आकार आधा। इसका मतलब ये है कि जो T2 है यह हो जाएगा T1/2, तभी तो आधा हुआ। और कह रहा है कि फोर्स की मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फोर्स की आंकिक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, तो वह है फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M/L/T⁻² होता है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि यूनिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप फोर्स के लिए लिख रहे हो, तो अगर आप U1/U2 करोगे तो आप कहोगे कि M⁻1 लिखा नहीं जाता है, L1/L2 इस पर भी पावर 1 ही है, इसे भी नहीं लिखेंगे, और ये रहा T1/T2 इस पर पावर -2 है। अब आप कुछ मत करो, आप सिर्फ वैल्यू रखो, M1 तो M1 ही लिखाएगा, लेकिन M2 जो है यह 2M1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2M1। फिर आप देखें L1 तो L1 ही लिखाएगा, और ये जो L2 है ये 2L1 के बराबर होती है, हो जाए 2L1। और फिर आप यहाँ आइए, ये रहा T1/T2, तो T1 जो है वह तो T1 ही लिखाएगा, लेकिन T2 जो है वह T1/2 लिखाएगा, उस पर पावर -2। M1 M1 से कैंसिल होगा, L1 L1 से, और T1 T1 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ बच जाएगा ये 1/2, यहाँ बचेगा 1/2, और आप देखें ये 2 जो ऊपर चला जाएगा और -2 पावर में है, इसलिए ये 1/4 लिखाएगा। और आप इस प्रकार से देख रहे हो अगले स्टेप में ये U1/U2 जो है ये आपको 1/16 आ रहा है, तो इसका आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि U1/U2 = 1/16। तो देयरफॉर U2 = 16U1, तो U2 जो वह 16U1 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि फोर्स का जो यूनिट है वह उसका आकार 16 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि अर्थात फोर्स की यूनिट का साइज, फोर्स की यूनिट का साइज मतलब आकार,
16 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये तो जवाब रहा आपको ए का आपने बनाया। अब बी में अगर आप आ जाते हो तो बी को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बी में आपसे करें कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप आइए, आपने पढ़ा है कि n2 इजकल टू n1 u1 बाय u2 होता है। और अगर आप इसको आगे बढ़ा लेते हो तो n1 जो है वह तो n1 ही लिखाएगा, और u1 बाय u2 आप देखते हैं u1 बाय u2 1/16 है, तो ये 1/16 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह n1/16, यानी n2 जो है वह n1/16 हो गया। ये बिल्कुल सही है। तो n1/16 का अर्थ यह हुआ कि जो फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है, फोर्स का जो आंकिक मान है, वह 16 गुना घट जाएगा। और ये तो होना ही था, क्योंकि अगर यूनिट का साइज 16 गुना बड़ा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 16 गुना निश्चित रूप से छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स का आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 16 गुना घट जाएगा, 16 गुना घट जाएगा। तो आज मैंने आपसे डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला के थर्ड यूज को डिस्कस किया है, और इस पर कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने रखा और उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया है कि यह किस प्रकार आसानी से बनाया जाता है। अगले भाग में मैं डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला के चौथा यूज को समझाऊंगा कि किस प्रकार से एक भौतिक राशि के लिए संबंध को आसानी से हम सभी डिराइव कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए